एक तरफ सुपरमार्केट के शेल्फ पे रखा वो 200 रुपए किलो वाला एकदम प्रीमियम बिस्किट है, जिसे खरीदते वक्त हम लोग जरा भी नहीं सोचते। हाँ, बिल्कुल नहीं सोचते। और दूसरी तरफ मतलब जिस खेत से उस बिस्किट का गेहूं आया है ना, वहां काम करने वाला किसान आज भी औसतन सिर्फ 13,000 रुपए महीने पे अपने पूरे परिवार का गुजारा कर रहा है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है ना? तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब हम जानेंगे कि आखिर खेत और सुपरमार्केट के बीच ऐसा क्या होता है कि जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, वो हमारी आर्थिक व्यवस्था में हमेशा सबसे नीचे रह जाता है। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है। और ये भी समझेंगे कि कच्चे माल और प्रोसेस्ड फूड के बीच की ये जो खाई है, ये कैसे बनी। और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल को किसानों ने सच में खेती करना बंद कर दिया, तो हमारी इस चमकती हुई शहरी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? ये एक ऐसा विषय है जो हम सबके जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा है। जब हम कृषि नीतियों और जो ऐतिहासिक मूल्य सूचकांक हैं या फिर वैल्यू चेन अर्थशास्त्र के जो दस्तावेज हैं, उनका विश्लेषण करते हैं ना, तो एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रची गई आर्थिक गिरावट की तस्वीर सामने आती है। मतलब ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं है, ये सदियों से चली आ रही एक पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब इस पूरी समस्या की नींव आखिर पड़ी कैसे? अंग्रेजों की नीतियां तो समझ आती हैं कि वे हमें लूटना चाहते थे। हाँ, वो तो स्पष्ट था। पर अगर हम थोड़ा और पीछे मतलब 17वीं सदी की बात करें, तो दस्तावेज बताते हैं कि उस समय बाजार बहुत स्थानीय हुआ करते थे। एक अलग तरह की स्थिरता थी। बिल्कुल, एक स्थिरता थी वहां। मतलब 1 रुपए में उस वक्त 90 सेर गेहूं मिल जाता था। एक सेर मतलब लगभग 900 ग्राम मान लीजिए। हाँ, लगभग 900 ग्राम। यानी 1 रुपए में करीब 84 किलो गेहूं। अर्थव्यवस्था स्थानीय जरूर थी, लेकिन कम से कम किसान के पास अपने लिए पर्याप्त अनाज तो होता था। एग्जैक्टली। उस समय व्यापार और जो आपूर्ति थी वो एकदम स्थानीय स्तर पर होती थी। तो जो भी उत्पादन होता था उसका सीधा लाभ उसी क्षेत्र के लोगों को मिलता था। लेकिन लेकिन फिर ब्रिटिश राज का समय आया और रेलवे का विस्तार हुआ। हाँ, रेलवे वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। हमें अक्सर स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है कि रेलवे ने भारत को जोड़ा, है ना? लेकिन उन ऐतिहासिक दस्तावेजों को जब आप गहराई से देखेंगे तो साफ पता चलता है कि इसका असल मकसद भारतीय किसानों का विकास बिल्कुल नहीं था। तो असल मकसद था क्या? रेलवे का असली काम था भारत के जो भीतरी इलाके हैं वहां से कच्चे माल को खींचना और फिर उन्हें बंदरगाहों तक पहुंचाना, ताकि वहां से वो सीधे ब्रिटेन के कारखानों तक जा सकें। बाप रे, मतलब एक तरह से पूरी सप्लाई चेन ही बदल दी गई। बिल्कुल। और पता है यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि इसी दौर में एक चीज शुरू हुई जिसे हम मजबूरन व्यावसायीकरण या फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन कह सकते हैं, और इसी ने भारतीय कृषि की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी। मजबूरन व्यावसायीकरण से आपका मतलब ये है कि किसानों से जबरदस्ती ऐसी फसलें उगाई जाने लगीं जिनकी जरूरत अंग्रेजों को थी, ना कि खुद किसानों को? जी हाँ, एकदम सही। ब्रिटिश नीतियों ने कपास, नील, अफीम और तिलहन जैसी जो नकदी फसलें होती हैं ना, उनके उत्पादन को अनिवार्य कर दिया, क्योंकि उनके कारखानों को कच्चे माल की सख्त जरूरत थी और भारतीय किसानों की जमीन का इस्तेमाल सिर्फ उसी के लिए किया गया। इसका सीधा और मैं कहूंगा खौफनाक असर हमारी खाद्य फसलों पर पड़ा। मतलब खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी होगी। बिल्कुल, आंकड़े बहुत डरावने हैं। 1893 से लेकर 1945 के बीच व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में 85% की भारी वृद्धि हुई। बाप रे, 85%? हाँ, लेकिन ठीक उसी समय में जो खाद्य फसलें थीं, उनका उत्पादन 7% गिर गया। अब आप ही सोचिए, जब जमीन पर खाने का अनाज उगाने के बजाय नील उगेगा, तो जमीन बंजर भी होगी और लोगों के पास खाने को कुछ बचेगा भी नहीं। एग्जैक्टली। नतीजा ये हुआ कि 1911 से 1941 के बीच भारत में प्रति व्यक्ति भोजन की जो उपलब्धता थी उसमें 26% की गिरावट आई। 26%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इसी क्रूर नीति ने 1943 के उस भयानक बंगाल अकाल की जमीन तैयार की थी, जिसमें लाखों लोगों ने तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। ये आंकड़े वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। और इसी दौरान वो जो कुख्यात जमींदारी व्यवस्था थी, वो भी तो लागू थी ना? हाँ, वो तो एक अलग ही स्तर की लूट थी। मैंने दस्तावेजों में वो राजस्व का गणित देखा। वो किसी भी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नष्ट करने के लिए काफी है। मतलब किसानों से जो भी लगान वसूला जाता था,
उसका 89% हिस्सा तो सीधे अंग्रेज ले जाते थे बिल्कुल 89%। और 11% जमींदार के पास जाता था। और वो जो 11% जमींदार का हिस्सा था ना, वो तो सिर्फ कागजों पर था, मतलब कानूनी हिस्सा। जमींदार असल में किसानों से कई तरह के अतिरिक्त कर वसूलते थे, मुफ्त मजदूरी भी करवाते थे। हाँ, बेगार जिसे कहते हैं। तो जब अंग्रेजों और जमींदारों की ये पूरी लूट खत्म होती थी ना, तब जाकर एक बेचारे किसान के पास अपनी ही उगाई हुई फसल का मुश्किल से 15 से 20% हिस्सा बचता था। ए भगवान, सिर्फ 15 से 20%? अब आप खुद सोचिए, इस 15% में उसे अपना घर भी चलाना है, बच्चों को भी देखना है और अगली फसल के लिए बीज भी तो खरीदना है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी कंपनी का कर्मचारी दिन रात एक करके कोई पूरा प्रोजेक्ट खत्म करे। हाँ। और जब सैलरी का दिन आए तो उसे बस का किराया थमा दिया जाए और सारा मुनाफा मैनेजमेंट ले उड़े। ऐसे में कोई भी इंसान काम को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से निवेश खरी कैसे सकता? एकदम सही तुलना किया आपने। और इसी भयंकर शोषण का सीधा परिणाम था तकनीकी ठहराव। तकनीकी ठहराव मतलब खेती के तरीकों में कोई विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। जब किसान के पास कोई पूंजी बचेगी ही नहीं, तो वो खेती के नए तरीके कैसे अपनाएगा? यही कारण है कि 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद भी 1951 के आंकड़े बताते हैं कि भारत के 97% किसान तब भी उसी पुराने लकड़ी के हल से खेती कर रहे थे। 97%? मतलब लोहे का हल सिर्फ 3% के पास था? हाँ, केवल 3% किसानों के पास न उन्नत बीज थे, न खाद, न सिंचाई की कोई ठीक सुविधा। और चूंकि उनके पास पैसा नहीं था, तो 93% जो कृषि ऋण था वो उन ग्रामीण साहूकारों से आता था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला मनमाना ब्याज वसूलते थे। बिल्कुल, वो कर्ज का ऐसा जाल था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। अंग्रेजों का लूटना तो चलिए इतिहास का हिस्सा हो गया, पर हैरानी की बात यह है कि आजाद होने के इतने दशकों बाद भी किसान की हालत में कोई जादुई बदलाव क्यों नहीं आया? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। अगर हम आज के बाजार को देखें और किसानों की जो क्रय शक्ति है, मतलब उनकी जो खरीदने की क्षमता है, उसका विश्लेषण करें, दस्तावेजों में जो सोने और गेहूं की कीमतों की तुलना की गई है ना, वो बहुत कुछ साफ कर देती है। हाँ, वो जो तुलना है वो वास्तव में ये समझने का सबसे सटीक तरीका है कि समय के साथ किसान की संपत्ति और उसकी मेहनत का मूल्य कैसे गिरा है। क्योंकि रुपए की कीमत तो ऊपर नीचे होती रहती है। बिल्कुल, महंगाई के साथ रुपया कमजोर होता है, लेकिन जब आप अनाज की तुलना सोने जैसी किसी ठोस संपत्ति से करते हैं ना, तब जाकर असली तस्वीर सामने आती है। तो अगर हम 1950 का ही आंकड़ा लें, तो उस समय 10 ग्राम सोना लगभग 99 रुपए का था। हाँ। और उस समय गेहूं का भाव करीब 24 रुपए प्रति क्विंटल हुआ करता था। तो इसका सीधा सा गणित यह है कि 1950 में एक किसान को 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए लगभग 4.1 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ता था। सही है, 4 क्विंटल के आसपास। अब सीधा आज के समय मतलब 2024 में आ जाते हैं। आज सोने की कीमत 75,000 रुपए के पार जा चुकी है। हाँ, और बढ़ती जा रही है। और सरकार ने गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय किया है, वो 2275 रुपए प्रति क्विंटल है। तो अब जरा बताइए, उसी 10 ग्राम सोने को खरीदने के लिए आज के किसान को कितना गेहूं बेचना पड़ेगा? 33 क्विंटल। कहाँ 4 क्विंटल और कहाँ 33 क्विंटल। बाप रे। मतलब किसान को अपनी ही मेहनत का वही मूल्य पाने के लिए आज 8 गुना ज्यादा अनाज पैदा करना पड़ रहा है। ये बहुत ही भयानक आंकड़ा है। अगर हम पिछले 70 सालों को देखें तो पेट्रोल की कीमत 400 गुना बढ़ गई, सोने की कीमत 757 गुना बढ़ गई, लेकिन गेहूं की कीमत वो सिर्फ 95 गुना बढ़ी है। ये एक बहुत ही गंभीर आर्थिक विसंगति है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था में बाकी सभी चीजों के मुकाबले जो कृषि उत्पाद हैं वो अपना मूल्य बहुत तेजी से खो रहे हैं। किसान की आय भले ही आपको कागजों पर या संख्या में बढ़ती हुई दिखती हो, लेकिन उसकी जो वास्तविक क्रय शक्ति है ना, वो लगातार सिकुड़ रही है। लेकिन रुकिए, यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मतलब क्या पिछले 70 सालों में भारत में हरित क्रांति नहीं हुई? हाँ, बिल्कुल हुई है। तो क्या उन्नत बीजों, नए उर्वरकों और बोरवेल वाली सिंचाई की वजह से हमारी पैदावार कई गुना नहीं बढ़ गई? मतलब 1 एकड़ में जहां पहले थोड़ा सा गेहूं उगता था, अब बहुत ज्यादा उगता है। सही बात है। तो क्या उस बढ़ी हुई पैदावार ने इस कम कीमत वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर दी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है और अक्सर आप देखेंगे कि लोग यही तर्क देते हैं। ये सच है कि हरित क्रांति ने हमारी पैदावार बहुत बढ़ाई है।
भारत उन दिनों से बाहर निकल आया जब हमें विदेशों से आने वाले अनाज के जहाज़ों का इंतजार करना पड़ता था। हम आज खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। बिल्कुल। लेकिन पैदावार बढ़ने के पीछे की जो असली कहानी है वो भी तो देखनी होगी ना। पैदावार तो बढ़ी, लेकिन जो खेती की लागत है, जो इनपुट कॉस्ट है, वो उससे भी कहीं ज्यादा रफ्तार से बढ़ी है। लागत मतलब हरित क्रांति के बाद जो हाइब्रिड बीज और खाद आई, उसका खर्च। बिल्कुल वही। पहले क्या होता था कि किसान अपने ही खेत का बीज अगली फसल के लिए बचाकर रख लेता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद उसे हर सीजन में नया और महंगा बीज खरीदना पड़ता है। अच्छा, हाँ। और ईंधन को ही देख लीजिए, 1990 से लेकर अब तक डीजल लगभग 22 गुना महंगा हो गया है। तो ट्रैक्टर और पंप चलाने का खर्च आसमान छू रहा है। और जमीन का पानी भी तो नीचे गया है। एग्जैक्टली। पानी नीचे गया तो गहरे बोरवेल खोदने पड़े, बड़ी मोटर लगानी पड़ी, तो बिजली का खर्च अलग से बढ़ा। रासायनिक खाद और कीटनाशकों की कीमतें तो खैर लगातार बढ़ती जा रही हैं। बाप रे। और इसी बढ़ती लागत का सीधा परिणाम है वो भारी भरकम कर्ज, जिसके नीचे आज का किसान पूरी तरह दबा हुआ है। ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे का डेटा अगर हम देखें तो आज एक कृषि परिवार पर औसतन 91,231 रुपए का कर्ज है। 91,000 रुपए से ज्यादा। और अगर हम उनकी आय की बात करें तो दस्तावेज बताते हैं कि 2021-22 के अनुमानों के अनुसार एक कृषि परिवार की जो औसत मासिक आय है वो केवल 13,661 रुपए है। अब आप इस गणित को समझिए। उनके ऊपर जो कर्ज है वो उनकी मासिक आय का लगभग 7 गुना है। 7 गुना। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि ये जो कर्ज है ना, ये किसी नई मशीनरी को खरीदने या जमीन बढ़ाने जैसे विकास के कामों के लिए नहीं लिया जा रहा है। तो फिर किस लिए लिया जा रहा है? ज्यादातर कर्ज बस वो जो खेती की लगातार बढ़ती लागत है ना, उसे पूरा करने के लिए, या फिर रोजमर्रा की गुजारे और किसी बीमारी जैसे अचानक आए खर्चों से निपटने के लिए लिया जाता है। किसान बस एक सर्वाइवल मोड में है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब अगर किसान भरपूर पैदावार भी कर रहा है और सरकार एमएसपी भी दे रही है, तो फिर असल में ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? अगर पूरी व्यवस्था में पैसा है तो वो किसान की जेब में क्यों नहीं आ रहा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। दस्तावेजों को गहराई से पढ़ने पर जो सबसे बड़ा कारण उभर कर आता है वो है वैल्यू चेन या मूल्य श्रृंखला की खाई। और इसका सीधा संबंध भारत में जो फूड प्रोसेसिंग का स्तर है उससे है। बिल्कुल। फूड प्रोसेसिंग, या जिसे हम खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं, असल में यही वो जगह है जहां पूरी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा मुनाफा कमाया जाता है। कच्चे माल की कीमत हमेशा कमी होती है। अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें ना, तो अमेरिका या यूरोप जैसे जो विकसित देश हैं, वहां 70 से 80% कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग होती है। अच्छा, 70 से 80%। हाँ, उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने और उनका रूप बदलने का काम किया जाता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो ये स्तर 10% से भी कम है। 10% से भी कम। और इसी कमी का सीधा असर उस गेहूं पर पड़ता है जो आगे चलकर वो 200 रुपए वाला बिस्किट बन जाता है ना? एकदम सही। इस गेहूं से बिस्किट तक के सफर को दस्तावेजों में एक बहुत बड़े विरोधाभास के रूप में दिखाया गया है। किसान जब अपना गेहूं मंडी में बेचता है तो उसे मुश्किल से 23 रुपए प्रति किलो मिलते हैं। अब वही गेहूं जब बड़ी फैक्ट्रियों में जाता है, उसका बारीक आटा बनता है, उसमें चीनी, तेल और कुछ कृत्रिम स्वाद मिलाए जाते हैं और फिर उस पर एक बड़े ब्रांड का चमकीला लेबल लग जाता है। और तब बाजार में उसकी कीमत क्या हो जाती है? वो बाजार में 175 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। सोचिए जरा। मतलब 23 रुपए का गेहूं और 250 रुपए का बिस्किट। दस्तावेज साफ बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो भारी मुनाफा कमाया जा रहा है ना, उसमें असल किसान का हिस्सा 15% से भी कम होता है। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। ये तो वैसा ही हुआ कि किसी स्टार्टअप का फाउंडर पूरी रात जागकर कोडिंग करे, एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए, लेकिन जब कंपनी करोड़ों में बिके तो उस फाउंडर को सिर्फ चाय समोसे का खर्च थमा दिया जाए और सारा मुनाफा कोई बस पैकेजिंग करने वाली पीआर एजेंसी ले उड़े। हाँ, ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। आज का किसान बस एक कच्चे माल का सप्लायर बनकर रह गया है। और यही हाल डेयरी सेक्टर का भी है। डेयरी का भी? बिल्कुल। भारत में डेयरी को अक्सर एक बहुत बड़े सफल मॉडल के रूप में देखा जाता है। हाँ, अमूल वगैरह का उदाहरण देते हैं लोग। लेकिन वहां भी असली मुनाफा प्रोसेसिंग में ही है। एक किसान को 1 लीटर कच्चे दूध के मुश्किल से 35 से 40 रुपए मिलते हैं। लेकिन जब वही दूध किसी फैक्ट्री में जाकर पनीर बन जाता है तो वो बाजार में लगभग 435 रुपए प्रति किलो बिकता है। एग्जैक्टली। या फिर अगर हम उस महंगे चीज की बात करें जो पिज्जा में इस्तेमाल होता है, तो उसकी कीमतें तो खैर आसमान छूती हैं। मुनाफे का सारा बड़ा हिस्सा
वो प्रोसेसिंग करने वालों, अच्छी पैकेजिंग करने वालों और बड़े सुपरमार्केट्स के पास ही चला जाता है। सही बात है। बेचारा किसान हर रोज सुबह 4 बजे उठकर गाय का दूध निकालता है, लेकिन उस पूरी मूल्य श्रृंखला में उसे सबसे कम रिटर्न मिलता है। और अगर हम इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें ना, तो ये सिर्फ किसी एक किसान की व्यक्तिगत हार नहीं है, ये हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा नुकसान है। वो कैसे? क्या आप जानते हैं कि कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग की कमी के कारण देश का कितना अनाज हर साल बर्बाद हो जाता है? शायद काफी ज्यादा। सिफिट यानी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, उनकी एक विस्तृत रिपोर्ट है। उसके मुताबिक भारत को हर साल फसल कटाई के बाद यानी खेतों से निकलने के बाद और बाजार तक पहुंचने से पहले लगभग 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 90,000 करोड़ रुपए, बाप रे! ये रकम तो किसी छोटे देश की पूरी जीडीपी के बराबर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और ये इतना बड़ा नुकसान सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास उस टमाटर, उस प्याज या उस दूध को स्टोर करने और प्रोसेस करने की पर्याप्त सुविधाएं ही नहीं है। हाँ, मुख्य कारण यही है। देखिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने में भारी निवेश लगता है। ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या भी होती है और छोटे किसानों के पास इतनी पूंजी कहाँ होती है कि वो खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकें। सही बात है। इसीलिए सिफेट का जो विजन 2025 है ना, उसका मुख्य लक्ष्य ही यही है कि इस 10% प्रोसेसिंग को किसी तरह कम से कम 35% तक ले जाया जाए। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में बदलना ही एकमात्र तरीका है जिससे इस भारी आर्थिक बर्बादी को रोका जा सकता है। तो इस सबका आखिर मतलब क्या है? हम इस चर्चा को एक बहुत ही गंभीर और बड़े आर्थिक सवाल की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, आज भी हमारे देश का लगभग 46% कार्यबल कृषि पर निर्भर है। मतलब देश की लगभग आधी आबादी खेतों में काम कर रही है। आधी आबादी, बिल्कुल। लेकिन जब हम पूरी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी में उनके योगदान की बात करते हैं तो वो केवल 16 से 18% के बीच ही ठहर जाता है। और ये एक बहुत ही खतरनाक संरचनात्मक असंतुलन है। आप खुद सोचिए, जब देश की आधी आबादी पूरी अर्थव्यवस्था में सिर्फ 18% का ही योगदान दे पा रही है, हाँ, तो इसका सीधा और स्पष्ट मतलब ये है कि उस विशाल आबादी की आय का स्तर बहुत ही निम्न है। वे सिर्फ अपना गुजारा कर रहे हैं, वो कोई संपत्ति नहीं बना रहे हैं। और इसे समझने के लिए हमने जो आय के आंकड़े देखे थे कि एक कृषि परिवार की औसत मासिक आय केवल 13,661 रुपए है। हाँ। अब इसकी तुलना अगर हम शहरों में काम करने वाले पेशेवरों से करें तो स्थिति सच में डरावनी लगती है। शहरों में एक मिड लेवल आईटी प्रोफेशनल आज के समय में आराम से 40,000 से 75,000 रुपए तक कमाता है। बिल्कुल कमाता है। और थोड़ा अनुभव होने पर लोग लाख 1.5 लाख रुपए महीने का भी कमा लेते हैं। तो ये जो खाई है ना, ये सिर्फ पैसों की खाई नहीं है, ये इस बात की खाई है कि अर्थव्यवस्था में वैल्यू या मूल्य कहाँ बन रहा है और कहाँ से निकाला जा रहा है। मतलब सारा मूल्य शहरों में जा रहा है। हाँ, शहरी डिजिटल और औद्योगिक क्षेत्र लगातार छलांगे मार रहे हैं। वहाँ नई संपत्तियां बन रही हैं, लेकिन जो हमारा कृषि क्षेत्र है, जो इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ है, वो आज भी उसी कर्ज और कम आय के पुराने चक्कर में फंसा हुआ है। जरा सोचिए, अगर ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रही और किसानों में हार मान ली तो क्या होगा? ये बहुत डरावना ख्याल है। अगर देश के इन 46% लोगों ने ये तय कर लिया कि अब खेती में कोई फायदा नहीं है, कर्ज में डूबने से तो बेहतर है कि हम खेती बंद करके शहरों की तरफ मजदूरी करने चले जाएं। तो इस देश का क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो उसके परिणाम इतने भयानक होंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो भारत की जो खाद्य सुरक्षा है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी। हम वापस 1960 के दशक की उसी दयनीय स्थिति में आ जाएंगे जहां हमें अपने ही नागरिकों का पेट भरने के लिए विदेशों से अनाज का आयात करना पड़ेगा। और उससे जो महंगाई बढ़ेगी वो बेकाबू हो जाएगी। और वो बड़े बड़े उद्योग और मल्टीनेशनल फूड प्रोसेसिंग कंपनियां जो 250 रुपए किलो बिस्किट बेचकर अपना भारी मुनाफा कमा रही हैं, उनका क्या होगा? वही कंपनियां तो पूरी तरह सस्ते कच्चे माल पर ही टिकी हुई हैं। अगर भारत का किसान उन्हें सस्ता गेहूं, सस्ता कपास और सस्ता दूध देना बंद कर दे तो क्या होगा? तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां रातों रात दिवालिया हो जाएंगी। सच तो ये है कि भारत की ये जो पूरी आधुनिक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था है और हमारे जो चमचमाते सुपरमार्केट्स हैं, हाँ, वो काफी हद तक किसानों द्वारा दिए जा रहे इस अदृश्य सब्सिडी और उनके सस्ते श्रम पर ही चल रहे हैं। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने कि पूरा कॉरपोरेट ढांचा उसी किसान के सस्ते श्रम पर टिका है जिसे वो मुनाफा नहीं देना चाहता। एग्जैक्टली।
तो ऐसे में इस पूरी समस्या का समाधान क्या है? मतलब क्या किसान हमेशा इसी तरह शोषित होता रहेगा? नहीं, समाधान मौजूद है। और अच्छी बात यह है कि अब उस पर काम भी शुरू हो रहा है। देखिए, जब तक किसान केवल कीमतें स्वीकार करने वाला यानी प्राइस टेकर बनकर रहेगा। मतलब वो अपनी फसल मंडी में ले जाके पूछेगा कि भाई मेरे अनाज का क्या भाव दोगे? हाँ, बिल्कुल। जब तक वो ये करता रहेगा तब तक वो इस गरीबी के चक्र से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो फिर उन्हें क्या करना होगा? ये पूरी व्यवस्था बदलेगी कैसे? उन्हें सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर बनने के बजाय सक्रिय मूल्य निर्माता या एक्टिव वैल्यू क्रिएटर बनना होगा। और इसका सबसे व्यवहारिक तरीका है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या एफपीओ बनाना। एफपीओ ये कैसे काम करता है? ये कोई बहुत जटिल कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखिए, जब एक अकेला किसान बैंक के पास जाता है तो उसे कोल्ड स्टोरेज के लिए लोन नहीं मिलता, कोई भाव नहीं देता। सही बात है। लेकिन जब एक गांव के 1000 किसान मिलकर अपना एक एफपीओ बनाते हैं तो उनके पास पूंजी भी होती है और ताकत भी। अरे वाह, एकता में बल है। बिल्कुल। वे एकजुट होकर न सिर्फ बेहतर मोलभाव कर सकते हैं बल्कि अपनी खुद की छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। वे तय कर सकते हैं कि हम अब सिर्फ कच्चा गेहूं नहीं बेचेंगे, हम खुद आटा पीसेंगे। एग्जैक्टली हम खुद आटा पीसकर और उसकी अच्छी पैकेजिंग करके सीधा बाजार में उतारेंगे। जब वे ऐसा करेंगे तो वो जो बीच का मोटा मुनाफा है ना, वो सीधा उनकी जेब में जाएगा। बेहतरीन। तो इस विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो आज हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश जमींदारी के दिनों में उपज का 89% हिस्सा छीन लिए जाने से लेकर आज के इन आधुनिक बिस्किट कारखानों तक भारतीय किसान लगातार हाशियाकरण का शिकार हुआ है। हाँ, एक बहुत लंबा और दर्दनाक सफर रहा है। हमने सोने और अनाज की कीमतों का वो भारी अंतर भी देखा जिससे उनकी क्रय शक्ति कम हुई है और कर्ज बढ़ा है। और सबसे अहम बात, हमने समझा कि विकसित देशों के 80% के मुकाबले भारत में 10% से भी कम फूड प्रोसेसिंग होना इस पूरी आर्थिक असमानता की सबसे बड़ी जड़ है। काफी नहीं है। जब तक किसान को उस पैदावार के आगे की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का सीधा लाभ नहीं मिलेगा, उसकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। एकदम सही। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। जरा कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर आने वाले कल में देश के सारे किसान मिलकर अपना खुद का एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सिंडिकेट बना लें? बाप रे, ये तो बहुत बड़ा कदम होगा। और वे सर्वसम्मति से ये तय करें कि जब तक उन्हें सुपरमार्केट में बिकने वाले हर उस प्रोसेस्ड फूड के मुनाफे में डायरेक्ट इक्विटी यानी सीधी हिस्सेदारी नहीं मिलती जो उनके खेतों के कच्चे माल से बना है, तब तक वे मंडियों में अपना अनाज सप्लाई ही नहीं करेंगे। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली और पूरी व्यवस्था को हिला देने वाला विचार है। सोचकर देखिए, क्या हमारी ये आधुनिक तेज-तर्रार शहरी अर्थव्यवस्था किसानों की इस एग्री स्ट्राइक को एक हफ्ता भी झेल पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। तो अगली बार जब सुपरमार्केट से बिस्किट का कोई चमकदार पैकेट खरीदा जाए और उसकी वो करकरी आवाज सुनी जाए ना, तो एक पल के लिए उस खेत और उस किसान के बारे में जरूर सोचना चाहिए जिसने असल में उस क्रंच की असली कीमत चुकाई है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।